नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय टीम ने कल पुणे T20I मुकाबले को 15 रनों से जीतकर इस T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन मुद्दा यही है कि भारतीय टीम ने जो कंकशन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया, क्या वो सही था या फिर वो गलत था। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली दोस्तों, वह निर्णय गलत था। क्योंकि शिवम दुबे को हम भी जानते हैं कि वो जाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए, हैं वो ऑलराउंडर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो गेंदबाजी करते हैं। लेकिन जब जब हमने उनको भारतीय टीम की ओर खेलते हुए देखा है, भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए देखा है, जब जब हमने उनको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में खेलते हुए देखा है, वहां पे उन्होंने उतनी गेंदबाजी नहीं की है, यह हमने देखा है। और इसीलिए मैं उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में देखता हूं, जो बल्लेबाजी करते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं, बहुत ही बढ़िया विस्फोटक बल्लेबाज हैं। कल मैन ऑफ द मैच भी थे, बढ़िया उन्होंने पारी खेली। लेकिन गेंदबाजी की अगर उनकी बात की जाए तो वो आपको कभी कभार एक दो ओवर डाल के दे देंगे, क्योंकि कप्तान के स्कीम ऑफ थिंग्स में शिवम दुबे बतौर गेंदबाज उतने नहीं आते हैं। वो हर टीम के विकल्प में होते हैं एज बतौर छठवें गेंदबाज के रूप में, या फिर किसी एक गेंदबाज का अगर स्पेल खराब जा रहा है या फिर किसी का अगर कोटा कंप्लीट करना है, तो वहां पे आप एक दो ओवर शिवम दुबे से डलवा सकते हो, ये हमने देखा है। और आईपीएल के कुछ सीजन्स में हमने देखा, पिछले जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, तो वहां पे हमने देखा है कि शिवम दुबे को बढ़िया तरीके से सीएसके ने यूटिलाइज किया है, उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया है। जब चेजिंग के लिए सीएसके उतरता है और जब सीएसके डिफेंड करता है, तो वहां पे मनीषा पाथिराना उनकी जगह पे आ जाते हैं, या फिर कभी हम देखते हैं कि तुषार देशपांडे आ जाते हैं शिवम दुबे की जगह पे, ये हमने देखा है। तो यह निर्णय मेरे हिसाब से कल गलत था, क्योंकि हर्षित राणा जाने जाते हैं बतौर गेंदबाज के रूप में। हाँ, वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने दिल्ली के लिए बल्लेबाजी अच्छी की है। बट अगर T20 क्रिकेट की बात की जाए, आईपीएल की बात की जाए, आईपीएल में अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, तो वहां पे उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए कहीं कोई ऐसी पारी नहीं खेली है कि जिसको देख के हम कहें कि हाँ, इनके अंदर वो प्रतिभा है कि उनको नंबर 8 पे खिलाया जा सकता है। बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी करना जानते हैं, बट उनको अगर देखा जाए तो केकेआर ने भी उनको बतौर गेंदबाज के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया था, ये हमने पिछले एडिशन में देखा था। और ऐसे भी तो देखा जाए ऑनेस्टली, तो रिंकू सिंह की भी तो बैटिंग उतनी नहीं आ रही थी। बट ईमानदारी से अगर देखा जाए तो हर्षित राणा एक फास्ट बॉलर हैं, ऊंचे कद के तेज गेंदबाज, जो 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशंस भी हैं उनके पास, और बाउंसर्स अच्छे खासे लगाते हैं। तो शिवम दुबे बतौर बल्लेबाज जो नंबर 6 पर कल उन्होंने बल्लेबाजी की, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर्षित राणा प्रॉपर एक फास्ट बॉलर जैसी उनकी हम देखते हैं तो फीलिंग आती है। तो यह निर्णय सही नहीं था, लेकिन दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हर्षित राणा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20I मुकाबला भी उन्होंने खेल लिया बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में, और 3 विकेटें भी ली। और अगर उनका वो किफायती स्पेल अगर हम हटा दें, तो शायद यह मैच का रिजल्ट भी कुछ और मे भी हो सकता था। तो मैच के ऊपर बात करते हैं, जो मैंने कह दिया कि ये पहला पॉइंट था मेरा, जहां पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह निर्णय गलत था। रमनदीप सिंह की जगह बननी चाहिए थी, अगर सही तरीके से सोचा जाए और देखा जाए तो यह निर्णय गलत था दोस्तों। तो इंडियन क्रिकेट फैंस, अगर आगे जाके भारतीय टीम के साथ ऐसा हो तो प्लीज सरप्राइज मत होइएगा। बात करते हैं मैच की। अब देखिए, टीम इंडिया की बैटिंग आती है, 181 रन भारतीय टीम बना लेती है। आप पूरे T20 सीरीज को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप में एक कॉमन थिंग दिखाई दी होगी। दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप यानी कि एक पावर हाउस बैटिंग लाइनअप। लेकिन इस T20 सीरीज में अभी तक हमने 200 रन वाला मुकाबला नहीं देखा है। अब आप देख लीजिए, भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम इस T20I सीरीज में ऐसा उन्होंने पहला मुकाबला खेला जहां पे उनकी बल्लेबाजी आई, और वहां पे भी टीम इंडिया 200 रन नहीं बना पाई। बन सकता था अगर शुरुआती में 3 विकेटें जल्दी ना गिर जाती, वो भी एक ओवर में, तो मे भी 181 की जगह पे 215-220 बन सकता था। लेकिन जो मैं कॉमन चीज की बात कर रहा था ना, वो ये है
कि दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप में अक्सर हमने कोलकाता, चेन्नई, राजकोट और पुणे में देखा कि विकेटें गिरती गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि भारतीय टीम चेन्नई वाले मुकाबले को चेस करके जीतती है। इंग्लैंड की टीम राजकोट वाले मुकाबले में, चेन्नई वाले मुकाबले में एक ऐसे स्कोर तक पहुंचती है जहां पे वो अपने गेंदबाज को कोई ऐसा एक लक्ष्य दे दे जो उसको डिफेंड करने के लिए कामयाब हो जाए। चेन्नई में इंग्लैंड ऑलमोस्ट कामयाब हो गई थी, लेकिन तिलक वर्मा आए उनके बीच में और इंग्लैंड जीत नहीं पाया। राजकोट में इंग्लैंड ने जीत लिया। कल के मुकाबले की भी बात करें तो वहां पे भी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छा खासा गेंदबाजी की, बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन फिर से बीच में हमें दिखा कि एक साझेदारी बनी और इसकी वजह से भारतीय टीम ने 181 रन बना दिया। कॉमन चीज यही है कि ऊपर से विकेट गिरे तो मिडिल ओवर्स में कोई आके, मिडिल ऑर्डर में कोई आके संभाल लेता है, चाहे वो इंग्लैंड की ओर से कभी लिविंगस्टोन काम कर जाए या फिर भारतीय टीम की ओर से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। तो ये एक मुझे कॉमन चीज दिखाई दी है। लेकिन संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जो एक ही ओवर में आउट होते हैं, जहां पे साकिब महमूद एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर विकेट मैडन ओवर डालते हैं और 12 पर भारतीय टीम का 3 विकेट गिर जाता है। फिर बढ़िया साझेदारी होती है जिस पार्टनरशिप की टीम इंडिया को जरूरत होती है। रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा के बीच में जो साझेदारी होती है, जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं एक समय पे भारतीय टीम का स्कोर होता है 12 पर 3 और फिर टीम इंडिया कैसे करके 57 तक पहुंच जाती है। यानी कि वो एक अच्छी 40+ रनों की पार्टनरशिप होती है, एक सही स्टेज पर आती है जहां पे एक साझेदारी की भारतीय टीम को जरूरत होती है। लेकिन फिर से बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक शर्मा, वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके कुछ ही क्षणों बाद हम देखते हैं रिंकू सिंह भी आउट हो जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। अगर मैं आपको स्कोर बता दूं, 19 गेंदों में 29 रन बनाते हैं अभिषेक शर्मा। फिर यहाँ पे रिंकू सिंह 26 गेंदों में 30 रन बनाते हैं। इंजरी के बाद बढ़िया कमबैक और एक अच्छी पारी रिंकू सिंह ने खेली, लेकिन यहाँ तक काम तो कंप्लीट नहीं हुआ था। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी टीम इंडिया नहीं पहुंची थी क्योंकि 5 विकेट गिर जाती है मात्र यहाँ पे 79 रनों पे। तब यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है और फिर आने वाली यहाँ पे देखोगे आप एक साझेदारी जो 6वें विकेट के लिए होती है वो बहुत बढ़िया होती है। वो साझेदारी होती है यहाँ पे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में। शिवम दुबे का ताकत भी हमें दिखाई देता है शुरू में, हार्दिक पांड्या की थोड़ी नजाकत दिखाई देती है। मैच्योरिटी क्या होती है हमें दिखाई यह देती है कि हार्दिक पांड्या बढ़िया तरीके से आदिल रशीद को सम्मान देते हैं और शिवम दुबे उन पर प्रहार करते हैं, क्योंकि यह दिखता है हार्दिक को कि स्पिन के सामने दुबे बहुत ही डेंजरस होते हैं। बढ़िया मैच्योरिटी के साथ सिंगल निकाल के दे रहे थे, शिवम दुबे उन पे काउंटर अटैक कर रहे थे उनके आखिरी स्पेल्स में, यानी कि आखिरी 2 ओवर में। फिर हार्दिक पांड्या की स्ट्रेंथ जो वो तेज गेंदबाजों के सामने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वहां पे हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी उठाई कि अब मैं ब्रायडन कास्ट पर अटैक करूंगा, जो इंग्लिश पेसर आएगा अब उसको मैं रिमांड में लूंगा। वही दिखाई दिया हार्दिक पांड्या की ओर से। शिवम दुबे ने भी पेसर्स के सामने अच्छे खासे रन बनाए, दोनों के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप हुई और उसी साझेदारी की वजह से भारतीय टीम 150 के पार पहुंच गया। हार्दिक पांड्या की बहुत ही बेहतरीन पारी, यानी कि मैच्योरिटी के साथ कल हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, बढ़िया तरीके से वो शिवम दुबे को गाइड भी कर रहे थे और ये साझेदारी की वजह से भारतीय टीम एक बढ़िया स्कोर तक पहुंच गया। हार्दिक पांड्या बनाते हैं 30 गेंदों में 53 रन, शिवम दुबे बनाते हैं 34 गेंदों में 53 रन, हार्दिक पांड्या 4 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 176 का, शिवम दुबे 7 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 155 का। दोनों के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है और इसी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये साझेदारी बहुत ही बढ़िया होती है। लगभग 86-87 रनों की यह पार्टनरशिप होती है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने रनों की साझेदारी हुई, लेकिन इस साझेदारी की वजह से ही भारतीय टीम एक अच्छे स्कोर पर तक पहुंच पाती है। यानी कि कहाँ एक समय पे 79 पर 5 और फिर कहाँ 6वां विकेट गिरता है 166 रनों के स्कोर पे। तो बढ़िया एक अच्छी स्थिति पे ला देते हैं हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों भारतीय बैटिंग लाइनअप में ना समस्या दिखाई दी और इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जीत के साथ थोड़ा हम शायद कोई ना सोचे, बट यहाँ पे कहना होगा कि संजू सैमसन लगातार छोटी गेंद का शिकार होते जा रहे हैं। कभी डीप स्क्वायर लेग पे, कभी मिड ऑन पे, जोफ्रा आर्चर और अब शाकिब महमूद। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान जब से उन्होंने कप्तानी ली है भारतीय T20I टीम की, उनके पिछले कुछ 12-13 पारियों में मात्र 2 अर्धशतक हैं, लेकिन उनका इंटेंट सही है। वो देखिए एक चीज को आपको फौरन नोटिस करना होगा कि सूर्या हमेशा
एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए हैं बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन पर्सनली मेरी राय ये है कि वो थोड़ा समय बिता सकते हैं। शुरुआती 10 गेंदों में अगर सूर्या 5-6 रन बनाएंगे ना, तो भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को हम अच्छे तरीके से जानते हैं वो किस अंदाज के बल्लेबाज हैं। अगर वो 20-30 गेंदें खेल लेंगे ना शुरू में, तो आने वाली 30 गेंदों में वो 50-60 रन बना सकते हैं। उतने सक्षम है सूर्या, उस कैपेबल के बल्लेबाज हैं, उस चीज के लिए सूर्या जाने जाते हैं और फील्ड के साथ खेल सकते हैं अंतिम के 5-6 ओवर्स में। तो सूर्या थोड़ा समय ले सकते हैं और मैं चाहूंगा कि संजू और सूर्या, मैंने 2-3 बार पिछले कुछ वीडियो में कहा है कि इनसे मुझे उम्मीदें हैं कि ये रन बनाए। अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन जो 2 डिसमिसल्स मैंने देखे स्पेशली सूर्या और संजू का, फॉर्म से ही नहीं है दोस्तों। संजू सैमसन स्पेशली बाउंसर्स के सामने आउट हो रहे हैं। तिलक वर्मा बहुत ही बढ़िया उनका फॉर्म रहा है। चेन्नई वाले मुकाबले को हटा दे, उसके बाद आने वाली 2 पारियों में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बढ़िया लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और युवा हैं। और यंगस्टर्स तिलक वर्मा हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, वो जिस इंटेंट से खेलना चाह रहे हैं उनको वैसी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और शायद टीम मैनेजमेंट की भी यही थिंकिंग है कि जो हमारे जितने युवा बैटर्स हैं, युवा बल्लेबाज हैं, वो उसी माइंडसेट के साथ खेलेंगे। आपने देखा होगा 3 विकेट गिरने के बाद भी रिंकू सिंह भी एग्रेसिव थे और उसी इंटेंट से अभिषेक शर्मा भी खेल रहे थे। लेकिन संजू सैमसन को थोड़ा छोटी गेंद अगर उनके सामने आया ना, तो थोड़ा वो डिफेंसिव शेल में कुछ क्षणों के लिए जा सकते हैं। वो छोटी गेंद के सामने वो थोड़ा हल्के से पुल शॉट खेल सकते हैं, कट कर सकते हैं, ताकि विपक्षी गेंदबाज कुछ अलग गेम प्लान के साथ आए। अगर आर्चर को यह अंदाजा हो कि छोटी गेंद अब इनके सामने कुछ काम नहीं कर रही, तो फिर दूसरे उनके साथी पेसर्स भी शायद जब उनका स्पेल शुरू हो तो वो भी बाउंसर्स ना लगाएं, मे भी अगर लगाएं तो वहां पे संजू को कुछ अलग गेम प्लान के साथ आना चाहिए, क्योंकि बार बार सैमसन आउट होते जा रहे हैं। और वानखेड़े मुकाबले में भी, मुंबई में भी आपको दिखाई देगा कि जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, नहीं तो शाकिब महमूद या फिर ब्रैडन कास या फिर जेमी ओवटन, ये गेंदबाज बाउंसर्स जरूर लगाएंगे। सूर्या से भी उम्मीदें होंगी कि वो भी थोड़ा समय बिताएं। तो भारतीय बैटिंग पे बात कर ली। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो शानदार प्रदर्शन किया शाकिब महमूद, बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में ही विकेट मैडन ओवर, लेकिन उसके बाद थोड़े महंगे साबित होते हुए दिखाई दे। 3 विकेटें वो लेते हैं, जेमी ओवटन 2 विकेटें। अच्छा संकेत है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि वो उनका कैसे इस्तेमाल करेगी। जेमी ओवटन को क्या वो शेन वॉटसन बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे विकल्प हैं टॉप ऑर्डर में। तो जेमी ओवटन अगर खेलेंगे तो वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और कैसा होगा, क्योंकि सैम करन भी ऑलरेडी सीएसके के पास है, तो वो एक अच्छा यहाँ पे विकल्प मिला है। क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट यहाँ पे इस T20I सीरीज में जेमी ओवटन ने दिया है टीम इंग्लैंड को, और सीएसके भी क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व कर रही होगी। आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी की। अब आते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे। बेन डकेट पूरी तरीके से डकैती ही मचाते हुए दिखाई दे, यानी कि वो तो शायद भारतीय गेंदबाजों के पीछे ही पड़ गए थे। बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और 19 गेंदों में 39 रन वो बनाते हैं। फिर फिल सॉल्ट जो कि स्पिन का शिकार हो जाते हैं, आज थोड़ा उन्होंने समय बिताने का कोशिश किया और 21 गेंदों में 23 रन भी बना दिए थे। लेकिन फिर से अक्षर पटेल इस बार आते हैं और स्टंप पे बहुत बढ़िया तरीके से वो आम गेंद आती है, अंदर की ओर आती है, क्योंकि नेचुरल उनका एक्शन भी वही है कि उनकी गेंद जो होती है ना वो अंदर की ओर ही आती है और क्लीन बोल्ड होते हैं। बेन डकेट बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और पूरी तरीके से पावर प्ले इंग्लैंड के नाम ही जा रहा था। वो तो रवि बिश्नोई आते हैं और वहां पे विकेट दिलाते हैं भारतीय टीम को और 50+ साझेदारी को भी तोड़ते हैं, यानी कि 50 रनों की जो पार्टनरशिप होती है 50 से ज्यादा की हो जाती है, उसको भी तोड़ देते हैं। जॉस बटलर कुछ कर नहीं पाते हैं कल के मुकाबले में। बिश्नोई बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, उनको आउट करते हैं। हैरी ब्रुक बहुत बढ़िया तरीके से कल वो बल्लेबाजी कर रहे थे और एक समय पे ऐसा एक मोमेंटम आ चुका था कि लग रहा था कि यार हर्षित राणा के उस ओवर में जहां पे उन्होंने 2 छक्का और 1 चौका लगाया था, प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से इंग्लैंड के लिए सेट हो चुका था, क्योंकि वहां से जैकब बेथेल एक छोर पर थे और यहाँ पे हैरी ब्रुक उनका बढ़िया तरीके से साथ निभा रहे थे। और तब लग रहा था कि यार अब कहीं इंग्लैंड इस मुकाबले को जीत ना जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से ब्रुक सेट हो चुके हैं। लेकिन फिर से वही गलती हो जाती है। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में शायद वो कैलकुलेट अच्छे से शायद नहीं कर पाते हैं और वहां पे वो शॉट खेलने का प्रयास करते हैं और फाइन लेग पे आउट होते हैं हैरी ब्रुक। फिर उसी ओवर में कार्स आउट होते हैं। उसके पहले हमने हर्षित राणा के ऊपर बात की, हर्षित राणा का स्पेल जहां पे वो लिविंगस्टोन को आउट करते हैं, फिर क्या मैच पूरी तरीके से खुल जाता है। मैच तब उस मोमेंट पे भारतीय टीम को लगता है कि हम जीत जाएंगे,
जब डकेट का विकेट गिरता है, पहली विकेट गिरती है और उसके बाद जब ब्रुक आउट होते हैं, तब ये फीलिंग आती है। हैरी ब्रुक के विकेट के साथ भारतीय टीम को ये फीलिंग आ जाती है, हमें भी आ जाती है कि अब यहाँ से इस मुकाबले को टीम इंडिया जीतने वाली है। अंत में थोड़ा सा डर लग रहा था जब जैमी वॉर्टन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या हर्षित राणा का स्पेल फिर से आता है, फिर से वो शानदार गेंदबाजी करते हैं, जैमी वॉर्टन को क्लीन बोल्ड करते हैं। हर्षित राणा कल उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने आउट किया। वहां पे आप देखोगे हर्षित राणा आउट करते हैं लिविंगस्टोन को, हर्षित राणा आउट करते हैं वहां पे जैमी वॉर्टन को, और एक और विकेट जो मिलती है वो मिलती है जैकब बेथेल की। तो बढ़िया गेंदबाजी हर्षित राणा ने की। वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ी मछली को फंसाते हैं कल, जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रुक, और उनके साथ साथ ब्रैडन कास्ट का आउट करते हैं। बिश्नोई 3 विकेट लेते हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ऊपर से बैन डकेट का आउट करना, फिर उसके बाद में जॉस बटलर को आउट करना, बहुत ही बढ़िया और प्रभावित किया उन्होंने। और एक और विकेट जो लेते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, बिश्नोई किसे आउट करते हैं, बैन डकेट का आउट करते हैं, बटलर का आउट करते हैं, फिर उसके बाद बिश्नोई आउट करते हैं यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को। जी हाँ, अंत में याद आया मुझे। तो बढ़िया गेंदबाजी बिश्नोई ने की, हर्षित ने की। अर्शदीप सिंह के खाते में एक विकेट अंत में आ जाती है और भारतीय टीम 15 रनों से इस मुकाबले को जीत जाती है। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अगर हर्षित राणा ना होते तो शायद कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की बैटिंग पे अगर बात की जाए, फिर से हमें यह दिखाई दिया। अब देखिए, इंग्लैंड अपने 10 विकेट गंवाता है, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो पेसर्स को कितनी विकेट मिलती है, मात्र 4। यानी कि फिर से स्पिन के सामने इंग्लैंड के 6 विकेट गिरते हैं। और इस पूरी T20I सीरीज में अगर आप स्टैट उठा के देखोगे तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किनको ज्यादा विकेट दिए हैं, तो आपको दिखाई देगा भारतीय स्पिनर्स ने बहुत इंजॉय किया है, उनको विकेटें मिलते जा रही है। और यह दिखा है कि कहीं ना कहीं बेबस दिखाई दिए इंग्लैंड के गेंदबाज। बिश्नोई आउट करते हैं बटलर को, बिश्नोई आउट करते हैं बैन डकेट को, बिश्नोई आउट करते हैं जोफ्रा आर्चर को। वरुण चक्रवर्ती में एक ही ओवर में वो फिर से बाजी मार जाते हैं। यानी कि अंत तक लगता है कि हाँ, पुणे में यहाँ पे भारतीय स्पिनर्स के सामने ब्रुक हावी हो चुके हैं, लेकिन वहां पे फिर से ब्रुक स्पिनर्स को ही अपना विकेट दे देते हैं। लेकिन बल्लेबाजी नो डाउट बहुत बढ़िया की। लेकिन कल ये बात आपको माननी होगी कि स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही थी और उतनी भी हेल्प नहीं थी। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो स्पिनर्स को विकेट मिली है ना, ये शायद उसमें से ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि इंग्लिश बैटर्स ने अपनी विकेट थ्रो की है। स्पेशली जब बैन डकेट, जो वो एग्रेसिव होकर ही खेल रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी विकेटें गिरी नहीं है। प्लेटफॉर्म बढ़िया वो सेट करना चाहते थे आने वाले बल्लेबाजों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह समस्या हमें दिखाई दी है कि इंग्लिश बल्लेबाज, इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज भारतीय स्पिन के सामने फंसते जा रहे हैं। चाहे वो 5 मैचों की T20 टेस्ट सीरीज हुई थी, होम सीजन जो 2024 में हुआ था, वहां पे भी हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स पूरी तरीके से हावी हुए थे इंग्लिश बैटर्स पे। वही हाल हमें इस T20I सीरीज में भी दिखा है। तो अगर कहा जाए, जो हम कहते हैं कि भारतीय बल्लेबाज भी स्पिन के सामने बेबस दिखाई दिए थे होम सीजन में, वही मैं कहूँगा इंग्लैंड की टीम के लिए भी। तो यही मैंने बात की दोस्तों, कंकशन सब्स्टिट्यूट पे चर्चा की, दोनों ही टीमों पे बात की। गेंदबाजी जो बहुत बढ़िया की यहाँ पे बिश्नोई ने, हर्षित ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में हर्षित ने भी खेल लिया। शानदार प्रदर्शन, 4 ओवर के स्पेल में 33 रन देकर 3 विकेट, बिश्नोई 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, 1 विकेट अक्षर पटेल, 1 विकेट यहाँ पे अर्शदीप सिंह। इंग्लैंड के बॉलर्स पे भी बात की, इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे भी बात की और भारतीय बल्लेबाजों पे भी बात की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और पूरा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अपनी राय भी मुझे जरूर बताइए कि कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में जो हर्षित राणा को यहाँ पे टीम मैनेजमेंट ने पिक किया, क्या वो निर्णय सही था या फिर गलत था। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। जय हिंद।